में नींद नहीं है, 1000 फीट के नीचे नींद चला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो काम पानी की कमी आई तो आई हमारी खेती से आई, क्योंकि हमारी खेती की जो पद्धत बदल गई। दूसरा ये आई जो ये कंपनियों का संजाल है, फैक्ट्रियों का संजाल बिछा है। मैं अपने सतना की बात करता हूँ। सतना से रीवा 50 किलोमीटर है लगभग, तो 50 किलोमीटर लंबा 10 किलोमीटर चौड़ा एक सीमेंट का पत्थर वहाँ पाया जाता है। और वो इतना हमारे बिंद का जो पत्थर है, सीमेंट है, वो पूरे देश के 10 मकानों में एक मकान हमारे बिंद के सीमेंट से बनता है। वहाँ फैक्ट्रियों का संजाल है, उनका इतना बड़ा प्रभाव है। उनका तो एक निर्धारित है कि इतना पानी ले, लेकिन हमने देखा कि उसने इतना पानी ले लिया कि जो हमारे बगीचे थे किसानों के, हमारे यहाँ बगीचा जो लगता था तो उसको पुत्रवत माना जाता था बिंद में। और जैसे बेटे का विवाह होता, बेटियों का विवाह होता, ऐसे आम के पेड़ों का विवाह होता था बकायदे। और एक बहुत बड़ा लाखों रुपया खर्च होता था, एक यज्ञ जैसा होता था भंडारा। तो वो सब पेड़ हमारे सूख गए क्योंकि उनने इतना पानी पी लिया जरूरत से ज्यादा। हमारे कुएं पूरे सूख गए, हालांकि अब 5 सागर की नहर आ गई तो कुओं में पानी आ गया कुछ। तो इस तरह से ये दूसरा है ये फैक्ट्रियों का। तो कहने का मतलब हमको कि ये सब पर हमको विचार करना है। एक तो हमको परंपरागत अनाजों जो हमारा अब जैसे लोग कहते हैं ना जैविक अनाज वाली बात होती है, तो जो हमारा परंपरागत अनाज है वो स्वाभाविक जैविक है। इसलिए जैविक है कि वो 4-5 फुट का होता, उसमें कोई रासायनिक खाद डाल देगा तो गिर जाएगा, तो वो डालेगा ही नहीं। हमारा मतलब वो उसमें नींदानाशक डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका तना बड़ा होता है, तो वो नींदानाशक भी नहीं डालेगा। वो भोजन श्रृंखला में जुड़ा हुआ प्रकृति के, तो उसमें कोई कीट भी नहीं लगेगा जो मतलब तो उसमें कीटनाशक भी नहीं डालना पड़ेगा। तो आज जो हमारी खेती है ये हमको बताने की जरूरत नहीं कि जैविक है। आज हमको इस तरह स्थापित करने की जरूरत है कि अगर वो परंपरागत है तो स्वाभाविक जैविक है, परंपरागत है तो स्वाभाविक पर्यावरण संरक्षक है, परंपरागत है तो स्वाभाविक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु चेंज को रोकने वाला है। जलवायु चेंज का प्रभाव दिखने लगा है। आपको याद होगा 3 साल पहले हमने गेहूं बोया, बढ़िया गेहूं था बढ़िया, और बसंत के ऋतु में जब ठंडी पड़ना चाहिए गुलाबी जाड़ा, तो ऐसी 8-10 दिन के लिए गर्मी आई कि पूरा पौधा युवावस्था में उसमें आ गया, उसमें जल्दी जल्दी दाने पड़े और वो सिकुड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो करीब प्रति हेक्टेयर 4 क्विंटल उत्पादन में कमी आ गई। हमारे जो परंपरागत अनाज है, आप एक सिंचाई कर दीजिए गेहूं में, बिल्कुल ना करिए, तो जितना पकेगा तो ठोस और छिड़कदार पकेगा। और ये जो पौनी किस्म का आया, आप 4 सिंचाई करिए, अंतिम सिंचाई न करिए तो चक्केरा आधा रह जाएगा। तो इसलिए हमको इन सब पर विचार करना है। अगर पर्यावरण बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग रोकना है, जलवायु परिवर्तन रोकना है, तो दूसरी एक हमारी शैली है। हमारा बिंद, ये हमारा मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। आदिवासियों की, मैं तो 7 आदिवासी यहाँ पाए जाते। मैं 40 जिलों की जब यात्रा में था, चूँकि एक साहित्यकार था, तो मैं उनसे मिलता था, उनसे चर्चा करता था, उनकी जीवन शैली देखता था, उनके लोकगीत देखता था। तो उनकी जो जीवन शैली है उसमें पर्यावरण पूरी तरह संरक्षित है। आदिवासी समुदाय में संचय और व्यापार नहीं है, तो इसलिए वो स्वाभाविक वो उतना ही लेता है प्रकृति से जितना उसके लिए जरूरी है। अनावश्यक संग्रह है ही नहीं, क्योंकि व्यापार संस्कृति जब आती है, हृदय ही संस्कृति, ये व्यापार संस्कृति होती है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। उनके हर एक चीज में सामूहिकता है। उनके पूजा पद्धति देखिए उसमें सामूहिकता, उनके गीत संगीत देखिए उनमें सामूहिकता, उनका अखेट देखिए, अब तो अखेट रोका हुआ है, अखेट में भी सामूहिकता, नृत्य में हर चीज में वो प्रकृति से इतना ही लेते थे जितना उनको जरूरत है। तो इसलिए उनकी जो संस्कृति है स्वाभाविक पर्यावरण संस्कृति है। आज जो है शहरी क्षेत्र में तो कोई जमीन बची नहीं, अगर कोई जमीन बची है तो आदिवासियों के उसी पर्यावरणीय क्षेत्र में, जंगलों में
वहाँ बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, तो वही बेचारा निर्वासित होता है। एक बांध हमारे बाण सागर में बना, हमारे सतना जिले में, रीवा जिले के सीमा में। वहाँ हमने देखा, पूरा अध्ययन किया है कि तमाम लोगों ने देखा कि अब यहाँ बांध बनने वाला है तो अमरूद के पेड़ लगा दिए ताकि हमको अधिक मुआवजा मिले। आदिवासियों ने कुछ नहीं किया। वो उसी तरह उनको एक कोलिया का उनको मुआवजा मिला, थोड़ी सी, मतलब वो जो बाढ़ थोड़ी, एक झोपड़ी का मुआवजा मिला। अब छिन कितना गया, वो सारे पेड़ छिन गए जहाँ उनके बाप पुरखे कई पीढ़ियों से नृत्य संगीत करते थे, वहाँ बैठते थे, नाचते गाते थे। उनके वो खाली किसी जगह सब चले गए जहाँ उनके मवेशी रहते थे। तो ये सब पर विचार करना। ये जो हमारे अभी ये इसमें मुद्दा हमको दिया था उसमें एक है, अब ये जो जितना शहर है, चाहे वो हमारा सतना हो चाहे भोपाल हो, ये आस पास के 10-20 गांवों को हर साल निकल रहे हैं, अपने समाहित करते रहे। तो हमको अब वहाँ भी सोचना कि जहाँ वो अतिक्रमण करें लोग बनाए, तो वहाँ सिस्टमेटिक ढंग से बस्ती बसाई जाए, वहाँ पेड़ों के लिए जगह हो, वहाँ नालियाँ हो, वहाँ पानी संरक्षण हो। तो इसलिए बहुत सारा करने की जरूरत है। क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा बोल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ 3 महान विभूतियों के साथ साथ वो लोग भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि चाहे अकेले हो या समुदाय में, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हमारे जीवन और समाज के लिए अनिवार्य है। हमारे इस कार्यक्रम में सम्मान इस मंच पर विराजमान हमारे सीनियर पुराने पद्मश्री बाबूलाल जी साहब, बाबूलाल जी ना, बाबूलाल जी वन पुरुष आसाम से आए हैं। आपका नाम थोड़ा सा? जादव पाइन साहब। कल से हम साथ में हैं। इस कार्यक्रम को का तो आयोजन किया है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा संगमरमर का काम होता है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है। और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं वहां पर आती है, बहुत सारे आंदोलन होते हैं। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े लोग उस माइनिंग एरिया की वजह से जेल गए। यहाँ तक कि सोराबुद्दीन एनकाउंटर भी वहां से शुरू हुआ। तो मैंने तय किया कि मैं गांव का सरपंच बनूंगा, उसको ठीक करूंगा। बहुत सारे राजनेताओं से लड़ने का काम पड़ा, बहुत सारे अधिकारियों को ठीक करने का चैलेंज सामने आया, और तय किया कि जहाँ पर मेरे पिताजी का जन्म हुआ, मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ है, जहाँ पर मेरी कई पीढ़ियां पैदा हुई और उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, उस गांव को ठीक करूंगा। मेरे गांव में एक ही व्यक्ति 35 साल से सरपंच, फिर जनरल महिला का चुनाव आया तो जनरल महिला उसी परिवार से, फिर जनरल पुरुष का आया तो फिर वही परिवार। तो मैंने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। मैं आपकी बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती है क्योंकि माइनिंग एरिया है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते लोग, बहुत ब्लास्टिंग होती है, बाहर पूरे देश के लोग यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आए हैं, वो ठीक नहीं है। और मैं आपके घर तक स्कूल पहुंचाऊंगा, आपके घर में स्कूल खुलवाऊंगा, आपके घर के बाहर। और मैं गांव का सरपंच बना और एक प्रतिज्ञा ली। मैंने प्रतिज्ञा ली सबसे पहले कि मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं, जब मैं सरपंच का चुनाव जीतकर बाहर आया तो गांव में सबसे पहले एक प्रतिज्ञा ली। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर खड़े थे मेरे सम्मान के लिए, स्वागत के लिए, जुलूस निकालने के लिए। तो मैंने एक प्रतिज्ञा ली। मैंने उनसे कहा कि मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। और सरकार की विभिन्न योजनाओं में ऐसा काम करके दिखाएंगे कि पूरी दुनिया के लोग हमारे पास आएंगे। और उस काम में मेरे गांव की 100% महिलाएं मेरे साथ लगी। और मैंने देश का पहला एयर कंडीशन पंचायत भवन बनाया। इसलिए बनाया कि मेरे गांव में एक पिछड़ी जाति की महिला थी, मेरी मां मरने के पंचायत भवन बनाया, उसको राजीव गांधी सेवा केंद्र और अटल सेवा केंद्र नाम देकर पूरे देश में लोगों ने उतारा। फिर ये तय किया कि गांव में सरपंच 10 बजे आता है, 11 बजे आता है, ग्राम सेवक पटवारी
कृषि सुपरवाइजर, पशुपालन, सरकारी कर्मचारी, सरकार की विभिन्न योजनाएं जिन लोगों के माध्यम से लाभार्थी